गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। योग और जीवन कार्यक्रम के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम के इस अंक में मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। सर्वप्रथम आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन में स्वस्थ और सुखी रहने के लिए तन और मन का स्वस्थ होना बहुत ही ज़रूरी है और तन और मन को हृष्ट पुष्ट तरोताज़ा और एकदम स्वस्थ रखने का एकमात्र साधन है योग। तो इस योग विषय पर दैनिक जीवन में कौन कौन से योगासन हम कर सकते हैं, इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज में उपस्थित हैं योग शिक्षिका श्रीमती रक्षा ठाकुर जी और योग प्रदर्शक श्री चंद्रकांत शर्मा जी। शिक्षिका जी, योग शिक्षिका रक्षा ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले कि हम योग की विभिन्न विधाओं की बात करें, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि योग जो है हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है और ये क्यों ज़रूरी है। जी, तो सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगी कि योग का देखिए हमारे जीवन में बहुत महत्व है। उतना ही महत्व है जितना कि हमारे लिए भोजन और पानी का। जिस तरह से भोजन और पानी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, उसी तरह से योग भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भोजन से भी हमारा जो जीवन है वो स्वस्थ बनता है, लेकिन उसको और स्वस्थ बनाने के लिए योग उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरी भाषा में अगर कहा जाए तो योग का एक अर्थ ये भी है कि हमारी जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। तो आध्यात्मिक तरीके से हम इसको योग से परमात्मा के साथ जोड़ना, और शारीरिक तौर पे हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य का जो लाभ है वो हमें योग से प्राप्त होता है। जी, तो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों तौर पर अगर हम देखें तो योग का हमारे जीवन में महत्व है। जी जी। तो ये जो योग के इसमें क्रियाएं होती हैं, कौन कौन सी विधाएं हैं योग की, ये हमारे दर्शकों को आप बताएं। जी, तो सबसे पहले देखिए योग की जो विधाएं हैं उससे पहले हम थोड़ा सा सावधानी के बारे में सबसे पहले क्लियर करना चाहेंगे कि देखिए योग तो हम करना चाहते हैं और हमें करना भी चाहिए, लेकिन उसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले अपने आप को देखना होता है कि हमारी जो क्षमता है वो कैसी है। अगर कोई बीमार है, किसी भी तरह का कोई रोग है, तो उनको उस हिसाब से योग करना है, और अगर अधिक एज वाले हैं तो उनको उस हिसाब से करना है। थोड़ा सा बच्चों का भी रहता है कि अगर बच्चे हैं तो वो थोड़ा शरारती टाइप के होंगे, तो उनको थोड़ा सा समझाना और खेल खेल में योग को करवाना है जी। तो इसमें हम ले सकते हैं जैसे मान लो थोड़ा सा सूक्ष्म अभ्यास जी। जब भी हमने योग को शुरू करना है तो सबसे पहले, क्योंकि देखिए जैसे हम सो के उठते हैं तो उसके बाद शौच आदि से निवृत्त होके उसके बाद योग की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो उससे पहले हमने थोड़ा सा पानी पी लेना है जी। और शौच आदि क्रिया से निवृत्त होके, जैसा मैंने पहले भी बताया, तो उसके बाद सूक्ष्म अभ्यास से इसको शुरू किया जाता है। जब भी शुरू करो जी जी, तो शुरुआत एक तरह से सूक्ष्म अभ्यास से होगी, फिर धीरे धीरे हम निरंतर अगली क्रियाओं की ओर बढ़ते हैं। हाँ, कौन कौन सी क्रियाएं इसमें खास तौर पर की जाती है? तो देखिए अगर हम सूक्ष्म अभ्यास की बात करें तो जितना भी हमारा जो ये स्थूल जो बॉडी है, हमारी फिजिकल जो बॉडी है, उसके लिए अगर तो हम बात करेंगे सूक्ष्म अभ्यास की, तो जितना भी पूरा जो शरीर है उसके लिए बहुत सारे सूक्ष्म अभ्यास है, लेकिन समय की थोड़ी सी सीमा रहती है, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको ले लेते हैं कि जैसे मान लो गर्दन का जो अभ्यास है जी। नेक के लिए या गर्दन के लिए, या फिर कहे कि थायराइड के लिए, सर्वाइकल के लिए, तो इन सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है सूक्ष्म अभ्यास। और थोड़ा सा इसको क्या है, बहुत ही धीमी गति से करना है। जब भी शुरू करें सांसों के साथ करना है, सांसों को इसमें इन्वॉल्व करना है। उससे क्या होगा कि एक तो देखिए हमारा जो
जकड़न है वो खुलेगी, और दूसरा सांसों के साथ हमारे जो ऑक्सीजन का लेवल है वो भी बढ़ता है। जी, तो आपने बताया कि इसमें हमारे शरीर की इन्वॉल्वमेंट भी है और हमारी सांसों की इन्वॉल्वमेंट, तो इसमें जो अलग अलग विधाएं हैं जैसे प्राणायाम है, हाँ जी। आसन है, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताया कि कौन कौन सी विधाएं खास तौर पर रहती है योग की अंदर। जी, तो उसके लिए मान लो एक तो हम जैसे मैंने सूक्ष्म अभ्यास का बता दिया, और दूसरा है अगर मान लो समय नहीं है, समय की थोड़ी सी हमारे पास दिक्कत रहती है, तो हम संपूर्ण अभ्यास ले सकते हैं सूर्य नमस्कार। जी, सूर्य नमस्कार एक ऐसा अभ्यास है, एक ऐसा व्यायाम है कि उसमें सारे अंग जो है हमारे इंक्लूड हो जाते हैं और सभी आसन भी इंक्लूड हो जाते हैं। मतलब आज की जैसे भागदौड़ की ज़िंदगी है तो ऐसे में समय कम रहता है, ऑफिस जाने वाले लोग रहते हैं, सुबह सुबह बच्चों को तैयार करना होता है, उन्हें स्कूल पहुंचाना होता है, उसके बाद खुद ऑफिस पहुंचना होता है, जो कामकाजी महिलाएं हैं या खास तौर पर कामकाजी पुरुष भी हैं, तो उन लोगों के लिए सूर्य नमस्कार जो आपने बताया वो बहुत अच्छा योगासन हो सकता है, उसमें संपूर्ण क्रियाएं आ जाती हैं। सूर्य नमस्कार एक बार हमारे दर्शकों को मैं अनुरोध करूँगा श्री चंद्रकांत शर्मा जी से कि वो हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। जी, और साथ में ये भी है कि सूर्य जो नमस्कार है उसमें 12 क्रियाएं हैं, और 12 क्रियाओं में उसमें 7 आसन हमारे रिपीट होते हैं। थोड़ा सा ये भी ध्यान देना है कि देखिए अगर हमें कमर में दर्द है तो आगे नहीं झुकना है, बिल्कुल सावधानियां हमने इसमें रखनी है। और दूसरा क्या है कि अगर मान लो हर्निया की प्रॉब्लम है तो पीछे नहीं झुकना है, पीरियड की प्रॉब्लम है और प्रेगनेंसी है तो उस समय भी हमने इस अभ्यास को नहीं करना है। जी, तो ये बातों का ध्यान रखना बहुत सावधानियों को भी हमने इसमें ध्यान रखना है। और सूर्य नमस्कार का जो करने का सही जो समय है वो कौन सा समय है? वो देखिए वैसे तो सुबह का समय ही सबसे बेटर है, क्योंकि उस समय हमारा जो पंच तत्व है, जो हमारा जो शरीर है पंच तत्व से बना है, तो वो बिल्कुल शांत होते हैं। जी। और दूसरा क्या है, अगर शाम को हमारे पास समय होता है तो हम शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले प्राणायाम का करना बहुत ज़रूरी है। जी, तो ख़ास तौर पर अगर हम ऑफिस जाने वाले जो कामकाजी पुरुष और महिलाएं हैं उनके लिए कौन कौन से प्राणायाम और कौन कौन से आसन हैं जो वो कर सकते हैं प्रातःकाल के समय? जी, तो देखिए एक तो हमारा हो गया सूर्य नमस्कार। जी, सूर्य नमस्कार एक ये है कि समय है तो भी आप करें, ना है तो भी इसको कम से कम 3 से 5-7 बार हम अवश्य कर सकते हैं। और उसके बाद मान लो हमने सूर्य नमस्कार को कर दिया, शरीर हमारा बहुत गर्म होगा और यानी कि ऊर्जा जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में है, तो अगर हम उसको वहीं पे छोड़ देंगे तो क्या होगा कि शरीर में गर्मी ज्यों की त्यों बनी रहेगी। इसलिए उस गर्मी को या उस ऊर्जा को धीरे धीरे शांत करना भी बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए प्राणायाम का करना बहुत ही आवश्यक है। प्राणायाम में किस तरह की क्रिया की जा सकती है? प्राणायाम में देखिए एक तो ऐसा है कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो उसमें हम पहले ले लेते हैं, उसमें हमने सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि हमने बैठना किस विधि में है। क्योंकि योग में कहा भी जाता है कि स्थिर सुखम आसनम, कि जिस आसन में हमें स्थिरता का लाभ हो या फिर सुख की जो अनुभूति हो उस आसन में। और दूसरा क्या है, यदि मान लो हम बैठ नहीं सकते हैं, किसी भी तरह का हमें कोई प्रॉब्लम है, तो हम या तो कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं प्राणायाम करने के लिए। हाँ, अगर हम आसन के ऊपर बैठ सके, सुखासन है, सिद्धासन है, पद्मासन है, वज्रासन है, तो हम उसमें बैठ के फिर हमें बहुत लाभ मिलता है इस चीज़ का। तो उसमें देखिए हमने क्या करना है, डीप ब्रीदिंग का अभ्यास। सबसे पहले डीप ब्रीदिंग। अब डीप ब्रीदिंग भी आजकल अगर देखा जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि आप जो है पावर भस्त्रिका कीजिए। पावर भस्त्रिका मतलब जल्दी जल्दी करना। अब थोड़ा सा इसमें हमने ये प्रिकॉशन रखना होता है, मान लो हमें बीपी की प्रॉब्लम है या हमारा हार्ट की प्रॉब्लम है, पित्त जिनका बहुत अधिक बड़ा हो या फिर प्रेगनेंसी हो, तो ऐसे में होता क्या है कि धीमी गति से ही हमने सांस को लेना। इट मीन्स कि साउंडलेस ब्रीदिंग, हमें मतलब आवाज़ तक भी नहीं आनी चाहिए। या दूसरा क्या है, अगर हमें नहीं पता चलता कि हमने कैसे मतलब डीप ब्रीदिंग करनी है, तो एक हाथ आप छाती पे रख ले, दूसरा आप अब्डोमिनल के पास, और धीमी गति से बिल्कुल धीमी गति से सांस को भीतर भरे और धीमी गति से बाहर छोड़े। और थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि आंखें बिल्कुल बंद रखनी है और कमर बिल्कुल सीधी। बिल्कुल, तो आंखें बंद रखने से कंसंट्रेशन भी ज़्यादा जी, कंसंट्रेशन पावर हमारी जो है वो बढ़ती है। बच्चों के लिए खास तौर पर कौन कौन से योगासन है जो वो कर सकते हैं? बच्चों के लिए देखिए, बच्चों के लिए मान लो हमारा जो बच्चे हैं उनका कद नहीं बढ़ रहा, तो उसमें हम ताड़ासन ले सकते हैं। जी, ताड़ासन एक ऐसी क्रिया है कि अगर आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम है और पेट अच्छे से साफ नहीं होता है तो उसमें भी ये बहुत लाभ करता है। और दूसरा क्या है कि हमारा जो कंसंट्रेट पावर है वो भी इससे बढ़ती है, तो इसको हम करवा सकते हैं। बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छा है, उससे कद बढ़ेगा और हमारा पेट साफ होगा अच्छे से। तो जब हमारा पेट साफ होगा
तो नेचुरल सी बात है कि हमारा पूरा शरीर साफ होगा और पूरा दिन भी हमारा जी, अच्छा पूरा रहेगा। दिन भी क्योंकि हमारा बच्चों को आजकल के समय में देखा है तो हाँ बहुत जी। ज़्यादा स्ट्रेस रहता है जी। और उनके ऊपर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा बोझ जी, रहता जी, है जी। और कोविड टाइम के बाद तो उनकी अब आंखों पर ज़्यादा असर पड़ना जी। शुरू हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही हाँ है जी। और वो फ़ोन और टीवी से खासतौर पर ऑनलाइन माध्यमों से पढ़ाई जी, कर जी, रहे जी। हैं। तो उसके लिए एक तरह से उनको स्ट्रेस को कम करने के लिए खासतौर पर बच्चों के लिए इन प्राणायामों का सहारा वो लिया जा जी। सकता है। कौन कौन से और भी प्राणायाम है जो बच्चों के लिए हो सकते एक तो हमने आसन में ले लिया ताड़ासन, दूसरा हम वृक्षासन भी कर सकते हैं? हैं। जी वृक्षासन मतलब उससे क्या होगा कि हमारा एक तो वृक्ष की तरह हमारे जो पैर है जी वो तने की तरह यानी कि मजबूत बनेगी, पैर हमारे जड़ों की तरह काम करेगी, शाखाएं हमारी जो मतलब जैसे वृक्ष की शाखाएं होती है वैसे हमारे जो हाथ है, इट मीन्स ये मान के चले कि जैसा पेड़ की जो मजबूती है, पेड़ की जो छाया है, तो उस तरह से उसके हमें लाभ मिलते हैं। तो वृक्षासन करने जी, से उनके वृक्षासन करने जो से शरीर में है एक तरह जी। से वो काफ़ी स्ट्रांग बनेगा। हाँ जी। महिलाओं के लिए अगर हम योग की बात करें, कौन कौन सी योगासन है जो और कौन कौन सी सावधानियों का उन्हें ध्यान रखना होगा? जी, महिलाओं के लिए देखिए सबसे ज़्यादा आज के समय में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा महिलाओं को प्रॉब्लम होती है स्ट्रेस की। बिल्कुल दूसरा है कमर दर्द। बिल्कुल तो उसमें अगर देखा जाए तो हम महिलाओं के लिए अगर हम कुछ भी ना कर पाए, मान लो क्योंकि महिलाओं को अब मान लो किसी को योगा का पता भी नहीं है कि क्या करना है कैसे करना है, तो सिंपल सा आसन वो करे कि पीठ के बल लेट जाए, और हल आसन बहुत ही बेटर है। जी हल आसन उसमें हम अर्ध हल आसन भी कर सकते हैं। जी। अगर हम व्यायाम की दृष्टि से उसको कर रहे जी। हैं तो उसमें हमने कंटिन्यू करना है, एक टांग को ऊपर किया फिर दूसरी को नीचे रख लिया, जी। इस तरह से भी उसको हम कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, स्टार्टिंग में जब भी हम करें उस अभ्यास को, तो अगर मान लो हमारा जो वेट है वो अधिक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक टांग को हाथ के सहारे से ऊपर को उठाए, फिर दूसरा धीरे धीरे इस तरह से इस अभ्यास को बढ़ाना है, और धीरे धीरे जब अच्छे से प्रेपरेशन आ जाएगा तो उसके बाद हम दोनों टांगों से साथ में कर सकते हैं। जी। उससे क्या हो रहा है, एक तो हमारी एक्सरसाइज हो रही है, दूसरा जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो हमारा दिमाग की ओर आ रहा है, और दिमाग मतलब जो डिप्रेशन की जो प्रॉब्लम है वो दिमाग से ही होती है। बिल्कुल सही। तो जब ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो दिमाग की ओर आएगा अच्छे से, तो धीरे धीरे हमारा जो स्ट्रेस है वो भी दूर होगा। जी आज के समय में देखा गया है तो एक तरह से जंक फूड बहुत ज़्यादा खाया जी। जाता है, और बच्चों में भी, महिलाओं में भी और पुरुषों में भी जी, जी। मोटापे की समस्या ज़्यादा देखी जा रही है। जी। मोटापे की समस्या को दूर करने के लिए खास तौर पर कौन कौन से जनरली हम व्यायाम कर सकते हैं? सबसे पहले तो मोटापा के लिए देखिए हमें खान पान का बहुत ध्यान रखना होगा, जी बिल्कुल क्योंकि आपने जैसे कि बताया कि जंक फूड, इन चीज़ों को जितना हम अवॉइड करें। देखिए हमारे टाइम में क्या होता था, ये सब चीज़ें आपके और हमारे टाइम में बिल्कुल भी नहीं होती थी। बिल्कुल सही बात। उस समय नेचुरल चीज़ें होती थी, और सबसे बड़ी बात है कि जब नेचुरल चीज़ें थी तो भूख भी हमें नेचुरल लगती थी। बिल्कुल सही बात। और आज के समय में देखिए भूख तो हमें लगती ही नहीं है, बच्चे को हम ज़बरदस्ती खाना खिलाते हैं, बेटा खा ले, क्योंकि क्या है, जंक फूड इतने कुछ खा चुके हैं हम लोग कि हमें भूख का एहसास ही नहीं होता। बिल्कुल सही बात। तो इसलिए सबसे पहले तो खान पान का बहुत ध्यान रखना होगा। दूसरा हमारी जो दिनचर्या है उसको भी थोड़ा सा सुधारना होगा। आज के समय में अगर देखा जाए, कोरोना के बाद तो इतना बुरा हाल हो गया है बच्चों का, क्योंकि फ़ोन एक ऐसी चीज़ है कि बच्चों को अगर हम सारा दिन भी देंगे तो भी कम है। बिल्कुल तो सही इसलिए फ़ोन से उनको दूर रखें, और सुबह का जो समय है जितना आप जल्दी उठेंगे, और बच्चों को वॉक के लिए अगर लिया जाए, वॉक करवाए जाए, थोड़े छोटे छोटे खेल भी करवाए जाए, तो उससे क्या होगा, स्ट्रेस भी दूर होगा, पढ़ाई में मन लगेगा, और जो फ़ोन के पीछे हम भागते हैं वो भी थोड़ा सा उससे भी हम दूर रहेगी। जी बुजुर्गों के लिए अगर हम खास तौर पर बात करें, कौन कौन से व्यायाम हो, कौन कौन से आसन जी। किए जा सकते हैं? बुजुर्गों के लिए देखिए, एक तो बढ़ती जो एज है उस समय हमारे जो सेल्स होते हैं वो धीरे धीरे वीक पड़ने लगते हैं, बिल्कुल सही बात। क्योंकि जो सेल्स है उससे हमारा शरीर बनता है, क्योंकि पहले सेल बनता है, उसके बाद टिश्यू बनता है, टिश्यू के बाद ऑर्गन्स बनते हैं, और सिस्टम, तो सिस्टम के बाद ही ये शरीर जो है क्रिएट होता है। तो जैसे जैसे सेल्स जो है बढ़ती एज के साथ कम होने लगते हैं, तो उस समय सबसे ज़्यादा तो प्राणायाम, बिल्कुल सही। प्राणायाम जितना हम करेंगे, क्योंकि प्राण वायु शक्ति जितना हम ग्रहण करेंगे उतना ज़्यादा हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा। दूसरा, जकड़न ज़्यादा होगी तो उसके लिए सूक्ष्म अभ्यास बहुत ज़रूरी है। सूक्ष्म अभ्यास, मान लो हम अगर बैठ के नहीं कर सकते हैं, तो हम जैसे अब ये कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, तो इस समय हम कुर्सी के ऊपर भी कर सकते हैं। जी। हाथों के लिए अभ्यास हो गया, और उंगलियों के लिए अभ्यास हो गया, और उसके साथ कलाई का, कोहनी का, कंधे का, और धीरे धीरे गर्दन का हमने पहले भी किया था, फिर उसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। इन आसनों के साथ अपनी सांसों का भी ख्याल रखना जी, होगा। आसन तो नहीं कहेंगे इसको, हम इसको कहेंगे सूक्ष्म अभ्यास। सूक्ष्म अभ्यास। जी, और उसके साथ क्या है कि हमने लंबे गहरे सांस भी लेना है। जी उससे दोनों चीज़ें हमारी होगी ना, एक तो हमारी जकड़न खुलेगी,
और दूसरा क्या है कि हमारा जो प्राण वायु शक्ति है वो बढ़ेगी। और दूसरा सूक्ष्म अभ्यास में बढ़ती एज में मैक्सिमम देखा जाता है कि घुटनों की जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा रहती है। तो घुटनों के लिए जो अभ्यास है वो है पैरों के अभ्यास, सूक्ष्म अभ्यास, कि दोनों पैरों को सीधा करें। अब देखिए हम बेड के ऊपर भी इस अभ्यास को कर सकते हैं, मैट के ऊपर अगर हम बैठ पाए तो और भी बहुत ही अच्छा है। और अगर मान कोई ऐसे व्यक्ति है जो नहीं बैठ सकते तो उनके लिए दूसरों की हेल्प, जैसे अभी मान लो मैं कुर्सी पे बैठी हूँ तो सामने स्टूल रख लो, तो दोनों टांगों को उठा के फिर हम वहाँ पे यूज किया जी, सहारे के अकॉर्डिंग भी हम इस अभ्यास को कर सकते हैं। आजकल के समय देखा जाए तो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है और हर कोई एक तरह से कहीं ना कहीं अपने कामों में मशगूल है, किसी के पास समय नहीं है। कामकाजी आज के समय में दोनों ही पेरेंट्स हैं, बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो ऑफिस के समय में स्ट्रेस को कम करने के लिए खास तौर पर कौन कौन से जो है व्यायाम किए जा सकते हैं ऑफिस में बैठ के भी अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, आइज़ को रिलैक्स करने के लिए कौन कौन से? ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि देखिए कामकाजी तो सभी होते हैं, क्योंकि ज़रूरत सबको है रोज़गार की, तो इसलिए सारा दिन आज के समय में कंप्यूटर का ही ज़माना है। तो हम सारा दिन उसमें क्या है कि हमारी आंखें हैं, काम सारा दिन जो हम पलक तक भी नहीं झपक सकते। उसके लिए एक तो आंखों के लिए जो अभ्यास है, थोड़ी देर के लिए रिलैक्सेशन के लिए क्या है कि थोड़ी देर आंखों को बंद कर दिया, फिर धीरे धीरे उनको खोला और बंद किया, खोला और फिर दाएं बाएं, और फिर लास्ट में रोटेट करके पहले दाएं से बाईं ओर रोटेट किया और उसके बाद बाएं से दाईं ओर। और एक जो दूसरा है कि वो है प्राणायाम। प्राणायाम उसमें भी बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लो ऑफिस की बात किया, अगर मान लो ऑफिस से हम घर भी आते हैं तो अगर शाम के समय कम से कम 5 या 10 मिनट प्राणायाम भी करेंगे। प्राणायाम में मान लो हम ले लेंगे चंद्र भेदी प्राणायाम या फिर नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन नाम से भी स्पष्ट है कि नाड़ियों की शुद्धि, और जब नाड़ियों की हमारी शुद्धि हो जाएगी तो हमारे शरीर की भी शुद्धि होगी। और दूसरा भ्रामरी प्राणायाम, स्ट्रेस के लिए बहुत ही बढ़िया है भ्रामरी प्राणायाम। इसको हम शंख मतलब 6 मुद्रा बोलते हैं, षडमुखी मुद्रा कहा जाता है, उसको भी लगा सकते हैं। और दूसरा क्या है, इसके 2 तरीके हैं, और एक जो है पूरी मतलब 4 उंगलियों को, एक जो तर्जनी उंगली होती है उसको हम माथे पे लगा सकते हैं, 3 जो उंगलियां है वो हमारी आंखों पे रहेगी। तो उस तरह से उसको किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा है भ्रामरी प्राणायाम। तो अपने मन को रिलैक्स करने के लिए और खास तौर पर आइज को रिलैक्स करने के लिए भ्रामरी जो है प्राणायाम बहुत ही ज़रूरी है। और लगभग सभी को करना चाहिए, चाहे ऑफिस गोइंग है या नहीं है, क्योंकि दिन में कोई ना कोई काम हम, चाहे कोई किसान है चाहे कोई भी है, वो खेतों में भी काम करते रहते हैं, तो स्ट्रेस कहीं ना कहीं रहता ही है आज के समय में, तो वो सभी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इन आसनों की बात करें, प्राणायामों की बात करें, इसमें कौन कौन से जो नियम है जिनका खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है? सबसे पहले तो देखिए, क्योंकि जब भी हम योगाभ्यास को शुरू करना है तो योग दर्शन में पहला जो सूत्र आता है वो आता है अथ योगानुशासनम, कि अनुशासन में रहकर, अनुशासन की अगर हम बात करें तो इसमें अष्टांग योग भी आता है कि 8 तरह के अंग उसमें बताए जाते हैं कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो ये सब चीज़ें आती है। लेकिन आज के समय में हम इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं कर सकते, तो उसमें अगर थोड़ा बहुत भी हम ले ले, जैसे नियम है तो नियम को भी नियम के अकॉर्डिंग अगर हम चले गए, जैसे सो के उठ के शौच आदि से निवृत्त होके ही हमने योगाभ्यास करना है। करना क्यों है, देखिए अगर हम शौच आदि से निवृत्त नहीं होते हैं तो उस समय क्या है कि हमारे जितने भी बैक्टीरिया है वो पेट में ही है, और ऊपर से हमने क्या कर दिया, सूक्ष्म अभ्यास किया या फिर योगाभ्यास किया, तो उससे जितने भी वो बैक्टीरिया था वो पूरे शरीर में फैल जाएगा। और हम दूसरों को क्या संदेश देंगे कि योग नहीं करना, क्योंकि उससे क्या है बीमारियां होती है। बीमारियां हमें इसलिए हुई ना क्योंकि हमने अच्छे से जो हमारा जो नियम था उसका हमने पालन नहीं किया और इसलिए हमें जो है रोग हो सकता है। और दूसरा, जब भी हम योगाभ्यास को शुरू करना है तो कोशिश करें खुले आसमान के नीचे, क्योंकि उससे क्या है कि एक तो वायु अच्छे से हमारे शरीर को मिलेगी, और दूसरा वायु तत्व की कम मतलब पंच तत्व जो है वो हमारे अच्छे से हमारे शरीर में मिलेगी, क्योंकि पंच तत्व की कमी से ही हमारे शरीर में रोग होना शुरू होता है। बिल्कुल सही बात। जी। और दूसरा, शांत वातावरण का होना बहुत ज़रूरी है। और जब भी हमने योगाभ्यास करना है या फिर आसन प्राणायाम कुछ भी करना है तो उसमें हमने मैट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो देखिए जब भी हम प्राणायाम करें या आसन करें तो उस समय जो शक्ति है, जो हमें ऊर्जा मिलती है, क्योंकि पृथ्वी में क्या है गुरुत्वाकर्षण की शक्ति बहुत ज़्यादा है, तो वो शक्ति जो हमें ग्रहण की है वो हमारे शरीर के अंदर ही रहे। और यदि हमने मैट वगैरह कुछ नहीं लिया है तो धीरे धीरे वो जो शक्ति है वो हमारी क्षीण हो जाएगी। जी, बिल्कुल सही बात है।
आजकल के समय में बहुत लाउड म्यूज़िक सुनने का भी एक तरह से ट्रेंड चल पड़ा है। हम जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या व्यायाम कर रहे होते हैं या आसन कर रहे होते हैं तो कई लोग बहुत ज़्यादा म्यूज़िक लगाते हैं। क्या ये सही है और किस लेवल तक का जो है तो वहाँ पे? अब मैं इसको ये तो नहीं कह सकती कि ये सही है या गलत है, लेकिन वो हमने आदत डाल चुके हैं उस तरह की हम, क्योंकि वैसे अगर देखा जाए तो शांत वातावरण का होना बहुत ज़रूरी है। योग जब भी हम करें तो कोशिश करें कि उस समय हम क्या भजन आदि आप लगा सकते हैं, और अगर लगाना ही है गायत्री मंत्र का हम जाप कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आध्यात्मिक की ओर भी हम बढ़ेंगे और दूसरा हमें जो है शांति की भी प्राप्ति होगी। और जितना हम लाउडली म्यूज़िक वगैरह सुनते हैं तो उससे ये तो नहीं है कि हमें शांति मिलेगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि हमने फिज़िकल जो एक्सरसाइज है वो अच्छे से की है, पसीना बहाया है, लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर आदत भी है आपको लाउडली सुनने की तो उसके बाद कोशिश करें जब हम प्राणायाम करें तो उसके लिए भजन या गायत्री मंत्र है या फिर शांत अवस्था में शांत अवस्था में उसको करने का प्रयास करें। अगर हम बात करें खासतौर पर खान पान की, योगासन करते वक्त उससे पहले या फिर हम कोई भी एक तरह से विधि अपना रहे हैं, खान पान किस तरह से हमारा होना चाहिए? देखिए, जब भी हमने योगाभ्यास को करना है तो वो योगाभ्यास हमेशा खाली पेट ही किया जाता है। जी। और दूसरा, योग से पहले हम पानी पी सकते हैं। ऐसा नहीं है, योगाभ्यास के दौरान भी अगर हमें प्यास लगती है तो उस समय भी हम पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, थोड़ी मात्रा में जितना हमें ज़रूरत है। क्योंकि जब हम प्राणायाम करेंगे और अभ्यास करेंगे तो उस समय जब पसीना निकलेगा तो शरीर में पानी की कमी बहुत होती है, तो इसलिए हम जो है पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन योगाभ्यास से पहले भी योगाभ्यास से पहले भी और योगाभ्यास करते करते भी हम पानी पी सकते हैं, लेकिन खाना वगैरह जो है कम से कम 1-आधा घंटा के बाद ही हम खाना वगैरह खा सकते हैं। वो सुबह और शाम के दोनों के लिए सेम ही नहीं? जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और अगर हम बात करें कि हमारी स्वस्थ जीवन शैली के लिए हमने, चाहे वो कामकाजी है, चाहे वो किसानी कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल जा रहे हैं, उनके लिए ख़ास तौर पर आपकी तरफ से क्या संदेश आप देना चाहेंगे कि हमारे जीवन में योग को हम अपना पाएँ? जी, उनके लिए हमारा यही संदेश रहेगा कि देखिए, मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि जितना ज़रूरी हमारे लिए भोजन है उतना ज़रूरी योगाभ्यास भी है। क्योंकि यदि हम योगाभ्यास करेंगे तो उससे हमारा शरीर स्वस्थ होगा, और यदि नहीं करेंगे तो हो सकता है हमें दवाइयों की शरण में भी जाना पड़े। तो दवाई जो है हमारी वो आखिरी आवश्यकता होनी चाहिए। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि योग अपनाएं और स्वस्थ जीवन पाएँ। अपने एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए जो आपने बताया कि हम दवाइयों से भी दूर रह सकते हैं, क्या कितनी ये बात सही है कि हम अपने अगर बीमारियों को दूर रखना चाहते हैं तो हम योग के द्वारा ही उसे कर सकते हैं? जी, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आयुर्वेद भी यही कहता है कि जितना हम योगाभ्यास करेंगे और साथ में खान पान को अच्छे से यूज़ करें, मतलब उसको फॉलो करेंगे तो बिल्कुल स्वस्थ रह सकता है। देखिए, दवाइयाँ ऐसे है कि अगर हम दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या है, एक बीमारी हमारी ठीक हो जाएगी, दूसरी हो सकता है फिर शुरू हो। तो ऐसा नहीं है कि हमें दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना है, दवाइयाँ भी हमें लेनी है, लेकिन साथ में अगर हम योगाभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, वो हमारी जो दवाई है वो कम हो जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि बिल्कुल छूट जाएगी, और फिर निरंतर हमने योगाभ्यास को करते रहना है। महिलाओं के लिए खासतौर पर आपकी तरफ से क्या संदेश है? महिलाओं के लिए मेरा यही संदेश रहेगा कि सबसे पहले तो देखिए, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे। क्योंकि हम क्या करते हैं, महिलाएं, जितनी भी कामकाजी महिलाएं होती है, जूझते रहते हैं हम सारी ज़िंदगी, और लास्ट समय जब एक ऐसा आता है कि जब हमें बिल्कुल भी हमारा जो शरीर है वो जवाब देने लगता है, तब जाके हम घर वालों को बोलते हैं कि हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो इससे पहले कि कुछ हमें प्रॉब्लम हो, उससे पहले हमें सजग होना है और अपने लिए ज़रूर समय निकालें। क्योंकि कामकाजी महिला होती है, 24 घंटे हम काम करते रहते हैं। तो अगर 24 घंटे में आप 5 बजे उठते हो दूसरों के लिए, तो 4 बजे उठ जाए, कम से कम 1 घंटा अपने लिए निकाले, और बाकी समय आप परिवार बच्चों के लिए दे सकते हैं। योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से कौन कौन सी जो है एक तरह से योजना या फिर किस तरह कौन कौन सी स्कीम चलाई जा रही हैं? सरकार की तरफ से आज के समय में देखिए, वेलनेस योगा सेंटर जगह जगह खुल चुके हैं, और आज के समय में और भी बहुत सारे अभी भी पोस्टें निकली थी, तो हर एक जितनी भी आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी है वहाँ पे भी योग शिक्षक को रखा गया है। तो इसीलिए रखा गया है ताकि जितने भी पेशेंट आए, जितने भी लोग आए, उनको हम अच्छे से समझा सके कि सबसे पहले जीवन में योग को अपनाएं ताकि हम जो है रोग से दूर रह सकें। तो रोगों को दूर रखने के लिए योग बहुत ज़रूरी है, यही आपका कहना है? जी। आपने आज हमारे दर्शकों को दैनिक जीवन में कौन कौन से योगासन हम कर सकते हैं और उन योगासनों का हमारी ज़िंदगी में, हमारे जीवन को, तन को, मन को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या योगदान है, ये तमाम जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस जानकारी से आप ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। आज के इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। अगले कार्यक्रम में एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।